हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स के अंदर उसका एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इस लेक्चर में सॉल्व कराए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था रियल डेप्थ क्या होती है, अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, शिफ्ट क्या होता है। ये सारी बातें आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। अगर वो भी देखने का मन नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं 5 मिनट के अंदर प्रीवियस लेक्चर को समराइज कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, तभी जाके आपको ये लेक्चर आज का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या बातें की थी। आइए ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, वहां पे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक बाथ टब है, या मान लो कोई वाटर का गिलास रखा है बच्चों, ठीक, और इसके अंदर हमने वाटर को फिल कर दिया है। ये हमारा सरफेस ऑफ वाटर है, या कह लो लेवल है वाटर का। अच्छा, और हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को सिंक करा दिया है जो बॉटम पे बैठ जाएगा जा करके। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेट्स से कॉइन है, ठीक है। यह ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चों, कॉइन है। होने को फिश भी हो सकती है, मछली हो सकती है, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ वाटर, तो आप कहोगे ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस पे रखा है, वाई डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। और इसी वाई डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ बोलते हैं। अच्छा, और आपको ये भी पता है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को या कह लो कॉइन को इस वाटर के सरफेस के ऊपर से देखोगे अपनी प्यारी सी कजरारी आंखों से, ये आपकी प्यारी सी कजरारी आंखें हैं, जब आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा ये जो कॉइन है, ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा रेज्ड अप हो गया है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाएगा, ठीक है। ऐसा अपीयर होगा, रियलिटी में नहीं होगा। क्लियर। अच्छा, तो होगा क्या, एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे रखा है वाई डिस्टेंस पे, रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज थोड़ी ऊपर बन जाती है। लेट से आई इमेज बन गई है, और आपको ऐसा अपीयर हो रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां ना रख करके थोड़ा ऊपर आ गया है, रेज्ड अप हो गया है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर। मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, उसकी इमेज ऊपर बनती है, इसलिए आपको अपीयर होता है। क्लियर। अच्छा, फिर आप यहां से कहोगे जो आपकी ऑब्जेक्ट जहां पे अपीयर हो रहा है, या जिसको आप इमेज बोल रहे हो सरफेस ऑफ वाटर से, वो डिस्टेंस हमारा कहलाता है एक्स, और एक्स होता है अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ क्या है, सरफेस ऑफ वाटर से लेकर के जहां पे आपकी इमेज फॉर्म्ड हुई है, या जहां पे ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अपेरेंट डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला भी डराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था, आपने देखा था, x इक्वल्स टू होता है, बोलिए बच्चों, y अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर। अच्छा, देखिए बच्चों, x क्या है यहाँ पे, रियल डेप्थ। x क्या है, सॉरी, अपेरेंट डेप्थ। अच्छा, x क्या है, अपेरेंट डेप्थ, और y क्या है यहाँ पे, रियल डेप्थ। क्लियर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, y क्या है, रियल डेप्थ, एक ये नाम हो गया। आज के लेक्चर में इसको दूसरे नाम से जानेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, या जहां से कह सकते हो आप देख रहे हो। क्लियर। समझ गए। अच्छा, और अगर बात करें हम x की, x को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर, या जहां से आप देख रहे हो। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं सिंपली x क्या है बच्चों, अपेरेंट डेप्थ कह सकते हो, या डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्या बोल सकते हो उसको, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है। y क्या है बच्चों यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है ये y, बोलिए बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अच्छा, म्यू आई क्या है,
और म्यू आर क्या है बच्चों, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर बात करें म्यू आई रिफ्रैक्टिव उस मीडियम का है जहां पे इंसिडेंट रे फॉर्म हो रही है। क्लियर। अच्छा, म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां पे रिफ्रैक्टेड रे फॉर्म हो रही है। क्लियर हुई बात की नहीं, पक्का समझ गए होगे। क्लियर। अच्छा, कहने को हम यहां से अगर आपसे कहें म्यू आई और म्यू आर को और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो देखिए, इस आई को थोड़ा सा मिटा लेते हैं और यहां लिख देते हैं। ठीक। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्ट था बच्चे। क्लियर। इसमें से इंसिडेंट रे बोलिए बाहर होगी, ये हमारी इंसिडेंट रे है। भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट होता है, इंसिडेंट रे ऐसे निकली। अब आपको पता है डेंसर से रेयरर में जा रही है, भाई अंदर क्या है, वाटर है। बोलिए बच्चों, अंदर क्या है, वाटर है, और बाहर क्या है, एयर है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगी, अवे द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे कहाँ बन रही है, रिफ्रैक्टेड रे एयर में, और इंसिडेंट रे कहाँ बन रही है, वाटर में। तो यहाँ से आप कह सकते हो इसका एक और फॉर्म क्या, बोलिए बच्चों, एक्स इक्वल्स टू एक और फॉर्म कह सकते हो, वाई अपॉन म्यू आई की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे इंसिडेंट रे बन रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे इंसिडेंट रे बन रही है, कहाँ पे, वाटर। तो आप म्यू आई की जगह क्या लिखोगे, म्यू डब्ल्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर। अच्छा, म्यू आर क्या है, म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे बन रही है। भाई रिफ्रैक्टेड रे कहाँ बन रही है, एयर में बन रही है, तो आप लिखोगे म्यू आर की जगह म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्या ये बात समझ में हुई कि नहीं। क्लियर। रटो मत हमेशा की वाई अपॉन म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, ये उल्टा भी हो सकता है, म्यू ए ऊपर भी आ सकता है, म्यू डब्ल्यू नीचे भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट को पकड़ो। क्लियर। कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर, दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर, समझ गए। अच्छा बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बात करें, हमने यहाँ पे समझ लिया है रियल डेप्थ क्या होती है, अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, शिफ्ट क्या होता है। आइए अब समझते हैं शिफ्ट क्या होता है। देखिए बच्चों, एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा था, वाई डिस्टेंस पे, मगर अपीयर कहाँ पे हो रहा है, एक्स डिस्टेंस पे। तो मैं आपसे पूछूं, ये जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपीयर हो रहा है, या कह लो इमेज जहाँ बन रही है, कितनी रेज्ड अप हो गई है, कितना ऊपर उठ गई है, ये डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम एस बोल सकते हैं, और इसी को बोलते हैं शिफ्ट। क्लियर। अच्छा, इसी को बोलते हैं बच्चों शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है, बोलिए बच्चों, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे आज के लेक्चर में। और ये कैसे निकालेंगे, अरे भाई ये डिस्टेंस टोटल कितना है, वाई है, उसमें से एक्स माइनस कर लेंगे, रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ माइनस कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, शिफ्ट। हाँ या ना। क्लियर, समझ गए होगे। ये सारी बातें आपसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी। चलिए अब पढ़ते हैं। शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब, इसका मतलब यह है, पहले हमने यहाँ पे वाटर के कॉलम में देखा था ये सारी कहानी, बस ये वाटर के कॉलम की जगह हम यहाँ पे एक ग्लास स्लैब ले लेंगे। आप यहाँ पे अब कौन सा मीडियम ले लोगे, कौन सा मटेरियल लोगे, ग्लास का ले लोगे, बस सब कुछ चीज़ें वही होंगी, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर, ये मिटा दें, रिवाइज हो गया। चलिए बच्चों, अब आइए देखते हैं। यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास ABCD एक नाम का ग्लास स्लैब है, जिसकी थिकनेस मतलब चौड़ाई हमको गिवन है, T है, इसकी थिकनेस T है। अच्छा, और उसके सामने अगर बात करें AB सरफेस के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट O रखा है, और आपसे मैं पूछूं इमेज कहाँ पे बनेगी और शिफ्टिंग कितनी होगी, वो शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें जाननी है। तो क्या हो करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे लेंगे। चलिए रे डायग्राम थोड़ा कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पे एक इंसिडेंट रे ले लेंगे, ये हमारी ऑब्जेक्ट से हमने इंसिडेंट रे ले ली है। ठीक बच्चे। अच्छा, ये क्या है, हमारी एक इंसिडेंट रे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नॉर्मल रे बनाएंगे, जो क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये एयर से कहां जा रही है बच्चों, ग्लास में। देखिए ये क्या है, हमारा इधर एयर है, फिर बीच में ग्लास है, फिर क्या है बच्चे,
एयर है, ठीक। अच्छा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, जिसकी वजह से ये ऐसे जाना चाहती थी मगर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो यहां पे आप कहोगे ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे बच्चों, क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेंसर में पहुंच गई, अब डेंसर से कहां जाएगी? एयर में जाएगी, मगर थोड़ी देर समझ जाइए, रुक जाइए। आपने सबसे पहले रिफ्रैक्शन करा दिया है इस ए बी वाले सरफेस से, ये इंसिडेंट रे अंदर गई, चली गई, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो चुका है। अभी एक रिफ्रैक्शन हो गया है, कहां से? ए बी सरफेस से। अभी आप डी सी सरफेस से रिफ्रैक्शन ना कराइए, अभी आगे मत ले जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा चलेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहां बनेगी, कैसे कैलकुलेट करोगे? तभी तो शिफ्ट निकलेगा। शिफ्ट कैसे निकालते हैं? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में से माइनस कर दें अगर इमेज की डिस्टेंस, तो शिफ्ट आ जाएगा। कुछ ऐसा वैसा याद आ रहा है जैसे बताया अभी? तो आपको इमेज बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब इमेज कैसे बनाओगे लल्ला? देखिए बच्चों, थोड़ा इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या? बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं। अब बैकवर्ड, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, थोड़ा सा, एक सेकंड। जब आप इसको बैकवर्ड शिफ्ट करोगे बच्चे, आपने जब रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड शिफ्ट किया है तो इमेज कहीं यहां पे बन रही है, देखिए ध्यान से। क्लियर? इमेज यहां बन रही है, ऑब्जेक्ट यहां था, सबसे पहले रिफ्रैक्शन हो गया एक सरफेस से, ए बी वाले सरफेस से, जिसकी वजह से इमेज यहां बनी है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर मैंने आपको बताया था कि भाई जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हो, या जैसे वहां आपने देखा था वाटर के सरफेस से डिस्टेंस लेते थे, चाहे ऑब्जेक्ट का हो चाहे इमेज का हो, तो उसी तरह यहाँ पे हम इस ए बी वाले सरफेस से डिस्टेंस लेंगे ऑब्जेक्ट का और इस इमेज का। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, बताए थे, y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, तो ये डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं? बोलिए बच्चे, ये डिस्टेंस हम y बोल सकते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्ट इस सरफेस से y डिस्टेंस पे रखा है, पक्का। इमेज यहां बनी है, इसी सरफेस से मान लेते हैं ये इमेज कितनी डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है। बोलिए, हम यहाँ पे इमेज के डिस्टेंस को किससे दिखाएंगे? x से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को y से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर आपके मन में सवाल होगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, इमेज का डिस्टेंस ये है, शिफ्टिंग कितनी हुई होगी? x माइनस वाई कर लें तो ये शिफ्ट हुआ होगा, मगर ऐसा नहीं है। सुनिए जरा ध्यान से, आप कहोगे कि भाई शिफ्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट s पीछे आ गया, कैसे s कैलकुलेट करोगे? x माइनस वाई, आपको शिफ्ट आ जाएगा यहां से, मगर ये बात नहीं होगी। अभी आपने सिर्फ ए बी वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन कराया है, फाइनल इमेज नहीं बनी है। अभी आपकी इमेज सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले सरफेस से बनी है। क्लियर? तो ये शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट नहीं है। शिफ्ट निकालने के लिए आपको फाइनल इमेज चाहिए होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो इमेज बनी है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी इस डीसी वाले सरफेस के लिए, फिर इसकी इमेज कहीं बनेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और वो फाइनल इमेज होगी। समझ रहे हो? सब कुछ आएगा, बस बने रहो। क्लियर? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बच्चों, अभी हमने क्या किया है, बोलिए, हमने क्या कराया? रिफ्रैक्शन कराया फ्रॉम ए बी सरफेस। हमने इस ए बी वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन कराया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं पूछूं भाई ये बताओ ये इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी है, जिसको हम अपैरेंट डेप्थ भी तो बोलते थे आगे, अभी बताया जस्ट, इमेज के डिस्टेंस को अपैरेंट डेप्थ भी तो बोलते थे। तो x कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला बताया था। बोलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं? x इक्वल्स टू होता है, बोलिए, y अपॉन म्यू आई बाय म्यू आर। चलिए समझ गया, ठीक है भाई। ये बताइए इंसिडेंट रे ये थी, रिफ्रैक्टेड रे ये थी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो हम यहाँ पे बोलिए आगे क्या लिख सकते हैं इसको? और
वाई अपॉन म्यू आई क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां पे इंसिडेंट रे बनी है। इंसिडेंट रे कहाँ है, एयर में, तो भाई एयर में है तो म्यू आई की जगह क्या लिख देंगे, म्यू ए लिख देंगे। फिर अपॉन म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां पे रिफ्रैक्टेड रे बनी है, कहां पे, ग्लास में बच्चों, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम बोल सकते हैं क्या होगा, म्यू जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अच्छा, आप यहां से कह सकते हो कि आपकी इमेज कहां पे फॉर्म्ड होगी, एक्स डिस्टेंस पे, और वो एक्स कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। क्लियर। अच्छा, अब एक बात नोट करिएगा कि जो आपकी इमेज आई बनी है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, किसके लिए, फॉर दिस डीसी सरफेस। क्लियर। इस सबसे पहले आपने इस ए बी सरफेस से देखा ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, फिर आप इस डीसी वाले सरफेस से देखोगे, इस डीसी वाले सरफेस से देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं, आपको ये ऑब्जेक्ट यहां अपीयर हो रहा होगा, और फिर ये ऑब्जेक्ट इमेज जो बनी है इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, समझे, और इसकी इमेज बनानी पड़ेगी। क्लियर हो रही बात कि नहीं, एक एक चीज समझाएंगे, बस बने रहिए। तो यहां से आप कहोगे क्या, इमेज आई, ये जो इमेज आई बनी है क्या, बिहेव एज ऑब्जेक्ट, बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस डीसी सरफेस। बोलिए बच्चे, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कैसे होगा, चलिए देखिए बच्चों दूसरी इमेज कैसे बनेगी, आइए देखिए। अब हम यहां से करेंगे क्या, आपने ये इंसिडेंट रे ली थी ऐसे, ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे गई, ठीक है, एक रिफ्रैक्शन हो गया है ए बी वाले सरफेस से। अब डीसी वाले सरफेस को देखिए, डीसी वाले सरफेस को ये लगेगा कि ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं है, ये तो अंदर चली गई, ये तो लगेगा इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, रिफ्रैक्शन करने के लिए एक नॉर्मल रे बनाओगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, जिसकी वजह से अवे द नॉर्मल होगी, नॉर्मल के अवे हो जाएगी ऐसे। तो आप यहां से कहोगे ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी। बोलिए बच्चे, क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, बोलिए ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। अब इमेज बनानी है, बनेगी तो नहीं, इसको पीछे बैकवर्ड शिफ्ट करोगे, इसको बैकवर्ड शिफ्ट करोगे, तो चलिए बैकवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। चलिए कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए जी, हमने इसको बैकवर्ड पीछे की तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है। तो यहां पे कहीं इमेज बनेगी और ये आपकी फाइनल इमेज होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव की थी, बोलिए ये ऑब्जेक्ट बिहेव की थी, इसकी वजह से इमेज यहां बन गई। क्लियर, पक्का, कैसे बनी, इस रे को मैंने पीछे बैकवर्ड शिफ्ट किया है, ठीक। अच्छा, समझ गया, इसका मतलब यह है, आइए एक बार फिर फील कराते हैं। जब आप इस डीसी वाले साइड से देखोगे, इस सरफेस से देखोगे डीसी वाले सरफेस से, तो आपको इस ऑब्जेक्ट की ओ, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसकी फाइनल इमेज लास्ट में डीसी वाले सरफेस से यहां बनी हुई दिखेगी। क्लियर, समझ गए, इसका मतलब यह है कि ये ऑब्जेक्ट ओ जो दिख रहा है ये अपीयर हो रहा होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इसकी फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज है। क्लियर, समझ गए। और शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज। ये मत कह देना ये इमेज है, ऑब्जेक्ट से लेकर के ये डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट से लेकर के फाइनल इमेज जहां बनी है, भाई ऑब्जेक्ट ये था, फाइनल इमेज यहां से यहां बनी है, शिफ्ट ये हुआ है, यानी कि ये डिस्टेंस s होगा, जिसको हम शिफ्ट बोल रहे हैं, और इसी का फॉर्मूला s का फॉर्मूला डराइव करना है। अच्छा, कैसे करेंगे देखते जाइए। ठीक है, आपकी इमेज बन गई है यहां पे IF, यानी कि फाइनल इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इमेज के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बोलिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, इमेज के डिस्टेंस को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर x तो पहले यूज कर चुके हैं,
x वेरिएबल, तो उसकी जगह x1 ले लेते हैं। तो ये IF जो इमेज बन रही है, बोलिए, और डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सरफेस से। कौन सा सरफेस? DC वाले सरफेस से देखा है ना, तो यहां पे x1, समझ गया। फाइनल इमेज की डिस्टेंस x1 ले ली। DC वाले सरफेस से क्यों ली है? क्योंकि भैया वहीं से देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन वहीं से करा रहे हैं। फाइनल इमेज की डिस्टेंस x1 हो गई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑब्जेक्ट कहां था? अरे भैया ऑब्जेक्ट यहां था ना, ऑब्जेक्ट तो ये था। जो इमेज बनी थी इस O की, वही ऑब्जेक्ट बन गई है। क्लियर? ये आपका भैया ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था, ऑब्जेक्ट है नहीं, इमेज ऑब्जेक्ट बन गई थी, बिहेव कर रही थी फॉर दिस DC सरफेस। तो यानी कि ऑब्जेक्ट कुल मिला के ये था, हाँ या ना? इसका डिस्टेंस अगर हम आपसे पूछें तो कैसे बताओगे? x ये हो गया। बोलिए बच्चों, DC वाले सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ, या I की इमेज, I की डिस्टेंस बताओ, तो कैसे बताओगे? x प्लस t। क्लियर? अच्छा, तो ये इमेज या कह लो ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस आप बोल सकते हो। बोलो क्या हो जाएगा? x प्लस t। बोलिए बच्चों, इस DC वाले सरफेस से, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? बोलिए बच्चों, x प्लस टी। बोलिए x प्लस टी क्या होगा? भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? y से रिप्रेजेंट करते हैं। y पहले से यूज कर चुके हैं टर्म, तो उसकी जगह y1 ले लेते हैं। तो x प्लस टी को हम क्या बोल सकते हैं? y1 बोल सकते हैं। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ये मत कहना भैया ऑब्जेक्ट नहीं है, हाँ इमेज है जो बिहेव कर रही है ऑब्जेक्ट की तरह, बात खत्म। क्लियर बोल दिए, ठीक। चलो मतलब समझ जाओ, ऑब्जेक्ट y1 डिस्टेंस पे है, इमेज कहां बन रही है? x1 डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? x यानी कि x1 यानी कि अपेरेंट डेप्थ। इमेज का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? यही वाला फॉर्मूला, x इक्वल्स टू y अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर, यही लगा दो। तो यहां से आप कहोगे क्या? क्या कहोगे? बोलिए, x इक्वल्स टू y अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर। ठीक। अच्छा, कौन से सरफेस से देख रहे हो बच्चों? DC वाले सरफेस। तो यहां लिख लो बच्चे, क्या? बोलिए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम DC सरफेस, DC वाले सरफेस से। अच्छा, अब यहां पे जब आप DC वाले सरफेस से देख रहे हो, तो भाई यहां पे ना x है ना y है। हमने क्या लिया है? y की जगह y1 लिया है, x की जगह x1 लिया है। तो भाई यहाँ पे 1 लगा लो और यहाँ पे भी 1 लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, क्या? x1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? y1 अपॉन म्यू आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ पे इंसिडेंट रे है। अच्छा, इस DC वाले सरफेस को देखिए, इसके लिए इंसिडेंट रे कौन थी? ये थी। अब ये मत करना ये तो रिफ्रैक्टेड रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे तो इस AB वाले सरफेस के लिए थी। DC वाले सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे थी, और ये रिफ्रैक्टेड रे। अरे भाई ये इंसिडेंट रे होगी कि नहीं होगी? DC वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कहाँ पे है? ग्लास में। तो उसके लिए हम म्यू आई की जगह क्या लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, क्योंकि इंसिडेंट रे ग्लास में प्रेजेंट है, फिर रिफ्रैक्टेड रे एयर में प्रेजेंट है। तो म्यू आर की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का जहां पे रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है और वो एयर है, तो उसकी जगह म्यू ए लेंगे। क्या लेंगे? म्यू ए लेंगे। क्लियर? बोलिए बच्चों, पक्का समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आप बोलोगे हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे ये कह सकते हैं x1 इज इक्वल्स टू, बोलिए बच्चे, यहाँ पे दिख रहा है y1 अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू ए। हम यहाँ क्या करेंगे? देखिए जरा ध्यान से, हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाँ, y1 की जगह क्या ले सकते हैं? बोलिए बच्चों, y1 की जगह क्या लिख सकते हैं? x प्लस टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ भाई लिख सकते हैं। बोलिए, y1 की जगह x प्लस टी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से कहोगे, बोलिए x प्लस, बोलिए टी अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू ए, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर x की वैल्यू हमें पता है, ये हमको गिवन है। देखिए ये हमको x की वैल्यू गिवन है,
इसको रख, इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ से कहोगे x की वैल्यू कितनी है, y अपॉन म्यू ए अपॉन म्यू जी। ठीक, ये हो गई x की वैल्यू। नहीं, अभी x की वैल्यू डायरेक्ट मत रखिए, आप क्या करिए सुनिए, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, कोई डरने की बात नहीं है, बस डेरिवेशन होने वाली है। आप क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले x प्लस टी लिखा है, एक बार x को म्यू जी अपॉन म्यू ए से डिवाइड करिए, फिर एक बार t को म्यू जी अपॉन म्यू ए से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे आप कहोगे x प्लस x अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू ए आ जाएगा, फिर प्लस t अपॉन, बोलिए, म्यू जी अपॉन म्यू ए आ जाएगा। क्लियर? बोलिए बच्चों, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ से आप क्या कहोगे, देखिए, बोलिए, यहाँ पे आप क्या कहोगे, जरा हम ऊपर कर देते हैं डेरिवेशन को। चलिए आइए देखिए, x1, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, x1 क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, और x की वैल्यू कितनी है, ये है, रख दीजिए यहाँ पे x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, y अपॉन म्यू ए अपॉन म्यू जी। यहाँ पे हमने x की वैल्यू रख दी है, ये है हमारी x की वैल्यू, क्या थी x की वैल्यू, ये थी, फिर अपॉन में क्या है, म्यू जी अपॉन म्यू ए, तो ये नीचे रहेगी मल्टीप्लाई में, तो म्यू जी अपॉन म्यू ए। क्लियर? फिर प्लस टी, क्या है, बोलिए, म्यू जी अपॉन म्यू ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हो, म्यू ए कैंसिल हो जाएगा, म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, फिर आप देखोगे x1 इजुकल्स टू क्या आ जाएगा, x1 इजुकल्स टू y प्लस क्या मिलेगा, t अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू ए। बोलिए, क्लियर? हौच पौच तो नहीं हो गया, समझ गए होगे? फिर से जरा ध्यान से देखिए, बोलिए बच्चे, क्लियर क्लियर क्लियर, पक्का अच्छे समझ में आ गया? पहले कॉपी कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आगे और कंटिन्यू करता हूँ, टाइम दे रहा हूँ, कॉपी करिए। तो बताइए बच्चों, क्या कॉपी हो गया, मिटा दें? चलिए बच्चों, ये फॉर्मूला सबसे पहले नोट कर लीजिए, क्या, x1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस टी अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू ए। वाई क्या है बता देते हैं आपको, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसका डिस्टेंस इस ए बी वाले सरफेस से, या कह लो फ्रंट सरफेस से, वाई। ठीक, टी क्या होती है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस होती है, कितना चौड़ा है। म्यू जी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास स्लैब का, और म्यू ए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, जो इस ग्लास स्लैब के लेफ्ट एंड राइट प्रेजेंट है। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या पता चल गया है, x1 जो क्या था, फाइनल इमेज थी, उसकी डिस्टेंस पता चल गई है इस डीसी वाले सरफेस से। फाइनल रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ है, इस डीसी वाले सरफेस से हुआ है, नोट करिएगा, क्योंकि आपने यहां से देखा है फाइनली इमेज कहां दिख रही है, IF। ठीक है, क्लियर? अच्छा, हमें यहां पे S का फॉर्मूला डराइव करना है, या कह लो शिफ्ट कैलकुलेट करना है। कितना, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा था, फाइनली ये कुछ आगे S शिफ्ट हो गया है, इस S का फॉर्मूला डराइव करना है। कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखिए, मिटा दें। एक्सक्यूज मी। चलिए, ये डायग्राम थोड़ा और अच्छे से बन गया। देखिए, अब तक हमने देखा था x1, बोलिए बच्चों, ये x1 डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताया ना अभी आपको जस्ट। बोलिए x1 क्या था, x1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, y प्लस टी अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू ए। क्लियर हुई बात? अच्छा, ये फॉर्मूला हमने डराइव कर लिया था, हमें क्या करना है, S को कैलकुलेट करना है शिफ्ट। ये ऑब्जेक्ट कितना आगे शिफ्ट हो गया है, कितना डिस्टेंस, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोल सकते हैं बच्चों N बोल दें। चलिए, और इस पॉइंट को हम M बोल सकते हैं बोलने को, ठीक है, जैसा ज़रूरत होगा देखेंगे।
अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये एस डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ये कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा इस डिस्टेंस को ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे। इसी डिस्टेंस एस को हम क्या बोल रहे हैं, शिफ्ट बोल रहे हैं। सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं, शिफ्ट, जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की, कहां से, जहां से फाइनल रिफ्लेक्शन हुआ है, सॉरी रिफ्रैक्शन हुआ है डीसी वाले सरफेस से, कितना बोलिए, y प्लस टी। ये ऑब्जेक्ट इस एन पॉइंट से देखिए कितनी डिस्टेंस पे है, y प्लस टी, यानी कि आप कह सकते हो क्या, ओ एन, अगर हम ओ एन में इसे माइनस कर लें कितना, आई एन, बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये ऐसा आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओ एन माइनस आई एफ एन, समझे कि नहीं समझे। अगर हम ये डिस्टेंस टोटल ओ एन में से माइनस कर लेते हैं आई एफ एन, ये डिस्टेंस, तो ये ओ आई निकल आएगा, यानी कि एस। क्लियर हुई बात, पक्का, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, अगर हम आपसे पूछें ओ एन क्या है, आप कहोगे भैया ओ एन, ओ से एन तक का डिस्टेंस, देखिए कितना है, ये आप कहोगे y प्लस टी, ये डिस्टेंस हो जाएगा y प्लस टी ओ एन, तो y क्या हो जाएगा, ओ एन क्या हो जाएगा, y प्लस टी हो जाएगा, माइनस एक्सक्यूज मी थोड़ा दिक्कत है, आई एफ एन। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, आई एफ एन देखिए x1 है, तो यहाँ पे x1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, x1 का फॉर्मूला आपने डराइव किया, ये वैल्यू यहाँ x1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आप कहोगे y प्लस टी माइनस x1 क्या था, बोलिए y प्लस टी अपॉन म्यू जी अपॉन, बोलिए म्यू ए, ठीक। अच्छा, क्लियर, ब्रैकेट लगा करके बोलिए बच्चों, पक्का समझ के, यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा, बाहर माइनस लगा है, क्यों ना हम इस ब्रैकेट को हटा लें और माइनस अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दें, बोलिए। तो आप यहाँ कहोगे यहाँ माइनस लगा था, माइनस वाई हो जाएगा, और प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इतना तेज तो हो गए होगे बच्चों, इतना थोड़ा बहुत तो मैथ आती होगी कंफ्यूज ना होना। अच्छा, फिर आप यहाँ कहोगे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, फिर बचा क्या, आप यहाँ से कहोगे टी माइनस टी अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू ए। क्लियर, ये आ गया आपका शिफ्ट। कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आप कहोगे शिफ्ट इज इक्वल्स टू टी कॉमन निकाल ले बच्चे, तो हो जाएगा 1, टी कॉमन निकाल लोगे, यहाँ से 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा तो, और यहाँ से टी निकल चुका है, फिर यहाँ भी 1 बचा, अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू ए। क्लियर, तो यहाँ से आप देख सकते हो, आप शिफ्ट यानी कि एस कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। क्लियर, चलिए ऊपर फिर से लिख देते हैं एक बार, शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। आइए ध्यान से देखिए, शिफ्ट कितना आ गया फॉर्मूला उसका, शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, एस इज इक्वल्स टू, बोलो टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू ए, ठीक। क्लियर, इस फॉर्मूले को नोट कर लो, पहले तो नोट करो जल्दी से, हो गया। चलिए बच्चों, अब एक बात जरा नोट करिएगा, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वर्जन में रखने चाहते हैं। कैसे, देखिए बच्चों, आप इसको ऐसे याद रखिए, ये शिफ्ट क्या है, अब मैं एस लिख रहा हूँ, बार बार शिफ्ट नहीं लिखूंगा इतना बड़ा। एस कैसे निकालोगे, देखिए आप इसको थोड़ा ऐसे लिखो, टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू जी लिखा है। भाई म्यू जी का मतलब क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास यानी कि ए बी सी डी जो ये स्लैब गिवन है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कंफ्यूज ना होने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू जी की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, स्लैब का, तो म्यू स्लैब लिख दिए म्यू जी की जगह। कोई दिक्कत इसमें, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आप ग्लास भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छा लगेगा। अपॉन क्या, म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अरे भाई यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, जैसे मान लो
इसके लेफ्ट साइड, इसके राइट साइड भी एयर प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एयर ही प्रेजेंट हो, कोई दूसरी सराउंडिंग भी तो हो सकती है, वाटर हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, समझे। तो हम यहाँ पे म्यू ए की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू सराउंडिंग लिख देते हैं, जो जर्नल फॉर्मूला बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग दिस ग्लास स्लैब। समझ गया। तो यहां से लिख सकते हैं म्यू सराउंडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखो। क्या शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा, लास्ट में एक फॉर्मूला आ गया है, याद कर लो आंख बंद करके। टी ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन म्यू स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग। क्लियर। साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए फिर करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट एज शोन बिलो। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, जिसमें हमको एक स्लैब गिवन है ABCD नाम का, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू इक्वल्स टू 1.5 और इस स्लैब की थिकनेस गिवन है 9 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस स्लैब के AB वाले सरफेस से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट रखा है। क्वेश्चन में हमें बताना है इस ऑब्जेक्ट की इमेज फाइनल कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन बताना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ से देख लो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, अगर उस शिफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो फाइनल इमेज की पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, कितना ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर गया है। क्लियर। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डराइव किया था, क्या होता था, शिफ्ट इक्वल्स टू क्या होता था, बोलिए बच्चों, थिकनेस यानी कि टी ब्रैकेट में क्या होता था 1 - 1 म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, स्लैब का, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सराउंडिंग का। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं, बड़े आराम से हमारा शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहां से कहोगे बच्चों क्या, S इक्वल्स टू टी, टी क्या है बच्चों, ये 9 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस कितनी है 9 सेंटीमीटर की, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 रख दी। फिर ब्रैकेट में आप यहां से कहोगे 1 - 1 अपॉन म्यू स्लैब, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, स्लैब का। आप देख रहे हो ये ABCD क्या है, स्लैब है, और इसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है स्लैब का कितना 1.5 बच्चों। तो यहाँ पे हम म्यू स्लैब की जगह क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। म्यू सराउंडिंग, भाई आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, इस स्लैब के आसपास जो सराउंडिंग है वो क्या है, एयर है। क्या है बच्चों, एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है। क्लियर। तो आप यहां से कहोगे जो अगल बगल की सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 होता है। क्लियर। तो यहां पे आप सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दोगे 1 बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आप यहां से कहोगे S इक्वल्स टू, बोलिए 9 इंटू, देखिए बच्चों यहां पे लिखा है 1 - 1 बाय 1.5, 1.5 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 1.5 हो गया, माइनस कर लो 1 से 0.5 बचा, और अपॉन में 1.5। चलिए तो आप यहाँ से कहोगे इसको सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा 0.5 और अपॉन में 1.5। ये तो सॉल्व कर ही सकते हो ना बच्चे। क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ से पॉइंट हटाए, ये जाएगा 5 1 जा और ये जाएगा 3 जा, 3 1 जा, ये जाएगा 3 जा। फिर आप यहाँ से कहोगे आपकी शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, S इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर आ रही है। क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अच्छा, अब यहाँ से आप कह दोगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 3 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा। अब ये 3 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट करेगा या 3 सेंटीमीटर पीछे शिफ्ट करेगा, इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। क्या बताई थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी यहाँ पे S की वैल्यू कैसी आ रही है 3 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आ रही कि नहीं आ रही है।
हाँ या ना? जरा नोट करिएगा आपकी एस की वैल्यू कैसी आ रही है, +3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई? यहां पे प्लस और माइनस क्या बताता था? पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। याद है कि नहीं याद है? आइए आपको रिमाइंड कराते हैं। मैंने आपसे कहा था प्रीवियस लेक्चर में, अगर एस की वैल्यू कैसी है बच्चों, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो शिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, या कह लो जो इमेज बनेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इमेज, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी। यहां से आप कहोगे अगर पॉजिटिव होता है शिफ्ट, तो आप यहां से कहोगे, बोलिए, इमेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्लियर? बोलिए बच्चे, समझ गए? अगर आपकी शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू एस की कैसी आती है, नेगेटिव आती है, पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव आती है, तो आप क्या कहोगे? तो जो आपकी इमेज होती है फॉर्म्ड इन डायरेक्शन, बोलिए, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। ये नोट कर लीजिए पहले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एस की वैल्यू शिफ्ट पॉजिटिव आता है तो इमेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बनेगी। पहले लर्न करिए, याद करिए, रटिए। नेगेटिव आता है तो इमेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। आइए इसका मतलब समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट से क्या बना लेते हैं, इंसिडेंट रे। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट होता है, इसमें से लाइट इमिट हो रही होगी, तो यहां से आप कहोगे ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे निकलेगी। हाँ या ना बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हो आपका एस की वैल्यू कैसी आ रही है, +3 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आ रही है। तो पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बनेगी। क्लियर? तो आप यहां से कहोगे आपकी शिफ्टिंग राइट साइड होगी, क्योंकि राइट साइड में ही इंसिडेंट रे जा रही है। इंसिडेंट का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड है, तो आपकी इमेज भी राइट साइड बनेगी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है। क्लियर? तो यहां से आप कहोगे कि आपकी शिफ्टिंग, बोलिए बच्चे, कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, वो भी राइट साइड, और आपकी इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी, आपकी इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी बच्चे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे -3 सेंटीमीटर शिफ्ट आया होता, मान लीजिए, तो उस केस में क्या होता, जो आपके ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग होती लेफ्ट साइड होती। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे राइट साइड जा रही है, और आपको पता है शिफ्ट नेगेटिव आने पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बनानी है डिस्टेंस पे। क्लियर? समझ गया कि नहीं समझ गया? पक्का समझ गए होगे। चलिए, अच्छा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करना है। बोलिए, कहां से कैलकुलेट करना है, इस ए बी वाले सरफेस से या इस सी डी वाले सरफेस से? चलिए ऑप्शन देखिए बच्चों, ए बी सी डी आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें जो डिस्टेंस गिवन है फाइनल इमेज की पोजीशन का, कहां से गिवन है, फ्रॉम सी डी सरफेस, यानी कि इस सी डी वाले सरफेस से, बैक वाले सरफेस से पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है इस आई की। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस कितना था ऑब्जेक्ट का, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया है 3 सेंटीमीटर राइट साइड, जिसके वजह से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 था बच्चों, 30 से 3 सेंटीमीटर राइट साइड आ गया है, तो 3 माइनस कर लो, 30 में से कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब यह है इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द ए बी सरफेस कितना है, 27 सेंटीमीटर। मगर 27 सेंटीमीटर कहां से है, ए बी वाले सरफेस है, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है, हमें सी डी से बताना है, सी डी से। तो चलिए देख लेते हैं। बोलिए, देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस कितना होगा, जितनी इस
स्लैब की थिकनेस है 9 सेंटीमीटर। बोलिए ये डिस्टेंस कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बोलिए बच्चों। तो आप देखिए आपका इमेज ये है बच्चों, इस सीडी वाले सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे है, 27 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। तो यहां से आप पोजीशन ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हो इस सीडी वाले सरफेस से। तो आप यहां से कहोगे, बोलिए इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सीडी, ठीक है, कितना है आप कहोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, 27 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए बच्चों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। फिर से बता देते हैं आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने शिफ्ट निकाल लिया, फिर शिफ्ट की वैल्यू को देखिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो इमेज उस डायरेक्शन में फॉर्म करिए जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी तो उसी के डायरेक्शन में हमने शिफ्ट करा दिया। क्यों? क्योंकि शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। मान लीजिए शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस केस में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मान लो ये है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको शिफ्टिंग करानी है। बात समझ गए? क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और सिंपल सा तरीका था, याद करिए मैंने आपको बताया था। बोलिए वो भी बता देते हैं, पहले मिटा दें इसको ऊपर वाले। एक और तरीका है, क्या? एक और तरीका है, वो तरीका जरा देख लीजिए, वो भी अच्छा है। देखिए बच्चों, यहां से आप कहोगे अनदर मेथड। क्या होगा अनदर मेथड? देखिए अनदर मेथड में आपने एक फॉर्मूला देखा था और क्या था, x1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस क्या था, t, बोलिए t बाय क्या होता था, UG अपॉन UA, यही तो होता था। x1 क्या होता था, याद है कि नहीं याद है? या पहले पूछूं y क्या होता है? y होता था, बोलिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस AB सरफेस। याद है कि नहीं याद है? y क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द AB सरफेस। अच्छा, तो आप यहां से कहोगे भैया क्या हो जाएगा, y की वैल्यू फ्रॉम दिस AB सरफेस। याद है कि नहीं बताए थे? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस फॉर्मूले में y क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम द AB वाले सरफेस, फ्रंट वाले सरफेस से कितना है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। आप कहोगे यहाँ रख देंगे हम, रख दीजिए, लो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस थिकनेस t की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर, रख दिए, अपॉन म्यू जी का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का, यानी कि वही ग्लास का कितना है, 1.5 है, यहाँ पे 1.5 रख दिए बच्चे, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, यानी वही सराउंडिंग का कितना है, 1 रख दिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप इसको जब सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप देखोगे आपके x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलिए आप कहोगे 30 प्लस, बोलिए यहाँ से कहोगे, चलिए यहाँ सॉल्व कर लें, 9 बाय 1.5 था, यहाँ से पॉइंट हटाए, ऊपर 0 आ जाएगा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 6 जा। तो आप देख रहे हो 30 प्लस 6 कितना आ रहा है, बोलिए बच्चे 36 सेंटीमीटर आ रहा है x1 की वैल्यू। और याद करिए x1 क्या होता था, याद करिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये 30 क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये 30 क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस AB सरफेस, जिसको हम y बोलते थे, हाँ या ना? और आप देख रहे हो क्या x1 क्या है, बोलिए x1 क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दिस CD सरफेस। क्लियर? अच्छा, ये CD सरफेस से इमेज का डिस्टेंस कितना निकाला अभी आपने देखा, 36 सेंटीमीटर। बोलिए इस CD वाले सरफेस से इमेज कितनी डिस्टेंस बनी है, 36 सेंटीमीटर पे। चाहे आप इससे निकाल लो, देखिए 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द CD सरफेस, चाहे आप शिफ्ट वाले तरीके से निकालो, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम CD सरफेस, यहाँ पे भी देखिए 36 आ रहा था। क्लियर? ये 36 क्या, अरे भैया इमेज की डिस्टेंस जिसको हम x1 से बोलते थे। कंफ्यूज मत होइएगा, जो फॉर्मूला अच्छा लगे उससे करिए, शिफ्ट वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है ना, पक्का? चलिए तो शिफ्ट वाले तरीके से करिएगा, आप ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को लगाना है। तो x1 वो डिस्टेंस है, बोलिए बच्चों, इमेज का फ्रॉम दिस
बैकवर्ड सरफेस या कह लो सीडी वाले सरफेस से। क्लियर। और वाई वो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट का है फ्रॉम दिस फ्रंट वाला सरफेस यानी कि ए बी वाले सरफेस से। क्लियर। मगर बेस्ट क्या है, शिफ्ट वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेक्चर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट एज शोन बिलो। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, सेम तरह का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। हमें यहाँ पे कोई ABCD नाम का एक स्लैब गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.5 गिवन है, और इस स्लैब की थिकनेस इस बार 10 सेंटीमीटर गिवन है। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस स्लैब के आसपास की जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है। क्लियर। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है O नाम का जो इस AB वाले सरफेस से लेफ्ट हैंड साइड 30 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। क्वेश्चन में हमने क्या निकालने को कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज फाइनली बनेगी उसकी क्या पोजीशन होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है कितना शिफ्ट हो गया है, कहाँ पे अपीयर हो रहा होगा या कह लो कहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। उसके लिए हमें यहाँ पे शिफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा और शिफ्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव उसके हिसाब से बता पाएंगे शिफ्टिंग आगे होगी कि पीछे होगी। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने शिफ्ट का जो फॉर्मूला पढ़ा था प्यारे बच्चे, S इक्वल्स टू क्या होता है, T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन, बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप कहोगे T क्या होता है, थिकनेस, और T की वैल्यू गिवन है हमको कितनी, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। आप कहोगे 10 सेंटीमीटर हमने प्लेस कर दिया, इनटू ब्रैकेट में जरा ध्यान से देखिए 1 माइनस 1 है और अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। भाई इस ABCD स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, कितना है बच्चों, 1.5 है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से बोलोगे 1/1.5 अपॉन म्यू सराउंडिंग, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सराउंडिंग का। इस स्लैब के आसपास की जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बोलिए कितना है, 1.8 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1.8 रख दीजिए बच्चों। ठीक, अब इसको आप यहाँ से कह सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हट जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से कहोगे कितना हो जाएगा, बोलिए 10 इंटू ब्रैकेट में, बोलिए 1 माइनस, यहाँ पे देखिए बेटा 1 बाय क्या लिखा है, 1.8/18। तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ से कहोगे कि क्या हो जाएगा, 18/15 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से कहोगे कितना हो जाएगा, 10 इंटू, देखिए बच्चों 15 को 1 से मल्टीप्लाई किए 15 हुआ, 15 में से माइनस करेंगे 18, -3 आएगा और अपॉन में 15। तो यहाँ से आप कहोगे -3/15। क्लियर। यहाँ से 1 जा, ये जाएगा, ये जाएगा 5 जा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा। तो यहाँ से आप देख सकते हो माइनस भी है और 2 भी आ रहा है। तो शिफ्ट कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, शिफ्ट की वैल्यू आ रही है -2 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है, -2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपकी शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, कितनी, 2 सेंटीमीटर। कितनी आई, फिर से बता देते हैं यहाँ पे लिख करके, बोलिए S की वैल्यू कितनी आई है, -2 सेंटीमीटर। अच्छा, इस बार देखिए शिफ्ट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पॉजिटिव आया था, तो उस केस में हमने देखा था कि जो इमेज बनी थी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे थी, मगर यहाँ पे नेगेटिव है, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगी, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। अच्छा, तो देखते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसमें से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही होगी, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आप देख रहे हो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है बच्चों, बोलिए, लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो आपकी शिफ्टिंग किधर होनी चाहिए, इस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट, इंसिडेंट रे ऐसे, उसके अपोजिट शिफ्टिंग होनी है क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ से आप कहोगे क्या कि आपका जो इमेज है शिफ्ट हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी बच्चे, मान लेते हैं आपकी
इमेज बनी है फाइनली। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मार्कर की इंक चूने लगी यहाँ पे, चलिए ठीक। अच्छा, ये हमारी इमेज यहाँ बन गई है। कैसे बनी? ऑब्जेक्ट पीछे शिफ्ट हो गया है 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। क्यों लेफ्ट साइड? क्यों बच्चों? क्योंकि इंसिडेंट रे आगे जा रही थी तो ये लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है उस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस इमेज की पोजीशन कहाँ से? इस ए बी वाले सरफेस से। अगर ए बी वाले सरफेस से कैलकुलेट करते तो कितनी जाती? 30 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, कितना बोल देते? 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ए बी सरफेस। मगर हमसे को ऑप्शन में क्या गिवन है? ए बी सी डी ऑप्शन देखिए, जो भी डिस्टेंस गिवन है इमेज का, अच्छा फ्रॉम द सी डी सरफेस गिवन है। इस सी डी वाले सरफेस से आपको इस इमेज की पोजीशन बतानी है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए बच्चों, ये आप बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? जितना थिकनेस होगी 10 सेंटीमीटर जो भी इस स्लैब की थी। तो देखिए बच्चों, इमेज कितनी डिस्टेंस से बनी है? ये है, कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो यहां से आप कह सकते हो क्या? बोलिए, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सी डी कितना हो जाएगा? बोलिए। आप यहां से कहोगे, देखिए जोड़ते जाइए, यहां से देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो क्या बोलोगे? 10 प्लस 30 प्लस 2 सेंटीमीटर, सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। कहाँ से बच्चों? इस सी डी वाले सरफेस से इमेज कितनी डिस्टेंस बनी है? लेफ्ट साइड कितना 42 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बच्चों, सही लगा? चलिए, क्लियर? साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? फाइंड पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होगे, इस बार हमको क्वेश्चन में एक ग्लास स्लैब भी गिवन है और साथ ही साथ एक प्लेन मिरर भी गिवन है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चन बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और साथ ही साथ प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को मिला करके। तभी तो कह रहे हैं ये क्वेश्चन जेई के लेवल का है, नीट के लेवल का है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास ABCD नाम का एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर गिवन है और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1.5 गिवन है। और ये जो हमारा स्लैब है, इसका जो बैक सरफेस है या कह लो DC सरफेस, उसके बैक सरफेस के ऊपर सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग कर दी गई है, जिसके वजह से ये DC वाला सरफेस एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? अच्छा, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई ये जो स्लैब का फ्रंट सरफेस है AB, वहां से लेफ्ट साइड हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कितनी डिस्टेंस पे? 28 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड रखा है। हमें इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, उसकी क्या पोजीशन है, यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो चलिए ईमानदारी से इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ऑप्शन गिवन है ABCD करके, ट्राई करके जिस ऑप्शन पे आप पहुंच जाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता चले आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए, हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। इस बार हमको स्लैब भी गिवन है, प्लेन मिरर भी गिवन है। तो आप क्या करिएगा, आप थोड़ी देर के लिए प्लेन मिरर को भूल जाओ। पहले आप ये सोचो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके सामने एक स्लैब रखा है 28 सेंटीमीटर पे, जिसके वजह से क्या होगा, इस स्लैब की वजह से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग होगी। क्या पता ये ऑब्जेक्ट आगे शिफ्ट हो जाए या क्या पता ये ऑब्जेक्ट पीछे शिफ्ट हो जाए, वो तो शिफ्ट कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ बनेगी, ड्यू टू दिस स्लैब। अच्छा समझ गए। यानी कि स्लैब की वजह से इमेज कहाँ बनेगी, सबसे पहले वो निकाल लो। फिर वो इमेज कहीं बनेगी बच्चों, क्या पता यहाँ बने,
शिफ्टिंग आगे हो जाए या शिफ्टिंग पीछे हो जाए। मान लेते हैं इमेज थोड़ी आगे बन रही है, शिफ्टिंग आगे हो गई है। ये मेरा हाथ जो दिख रहा है आपको, मान लीजिए इमेज है ड्यू टू स्लैब। अच्छा, फिर वो इमेज जो होगी स्लैब के द्वारा बनी है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। किसके लिए? इस प्लेन मिरर के लिए, डीसी वाले सरफेस के लिए। फिर उसका इमेज कहीं और बनेगा, इसके बैक साइड बनेगा, हाँ या ना? क्लियर? तो इसका मतलब यह है इस क्वेश्चन में, चलिए सबसे पहले हम शिफ्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, शिफ्ट कैलकुलेट करने से पहले आइए हम इंसिडेंट रे को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स ऑफ लाइट होता है, इसमें से कैसे निकलती हैं बच्चों रे? ये हमारी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही होगी। अच्छा, होगा क्या? सबसे पहले इस स्लैब के अंदर जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन कराने के लिए चलिए सबसे पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं जो इस स्लैब के सरफेस के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, रे कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल रे बेंड कर जाएगी। रे ऐसे जाना चाहती थी मगर बेंडिंग हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, तो ये रे ऐसे जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ये आपने सबसे पहले स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन करा दिया है। अब चलिए पता करते हैं कि इस स्लैब की वजह से इमेज कहाँ बनेगी। क्लियर? मिरर को थोड़ी देर भूल जाइए, बाद में देखेंगे। चलिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू टी, ब्रैकेट में होता है 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? सराउंडिंग का। क्लियर बच्चों? इस फॉर्मूले को लगा के हम यहाँ से शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखिए। टी क्या होता है? थिकनेस ऑफ द स्लैब कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से आप कह सकते हो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 माइनस 1 बाय, बोलिए, म्यू स्लैब का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, जिसकी वैल्यू गिवन है 1.5 बच्चों। तो यहाँ से आप कह सकते हो इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का। भाई सराउंडिंग में क्या है? एयर है, यहाँ पे भी एयर है, राइट साइड भी एयर है, सब जगह एयर होगी। कुछ ना भी गिवन होता तब भी अंडरस्टूड है, सराउंडिंग मीडियम एयर ही तो होगा, कुछ नहीं लिखा तो। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू ए कितना होता है बच्चे? 1 होता है हमेशा। आप यहाँ पे इसकी म्यू सराउंडिंग रख दोगे 1। क्लियर? अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 1 माइनस 1 बाय 1.5 अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आप कहोगे 1.5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से 1 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, और अपॉन में 1.5 तो है ही। तो यहाँ से आप कहोगे क्या? 6 इंटू 0.5 अपॉन 1.5, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा डेसिमल, फिर 5 1 जा, ये 5 3 जा जाएगा, नीचे 3 है, ऊपर 6 है, तो ये जाएगा 2 जा। तो यहाँ से आप कह सकते हो बड़े आराम से कि बच्चे आपकी जो शिफ्ट की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? +2 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कितना डिस्टेंस शिफ्ट कर जाएगा? 2 सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी? क्या ये राइट साइड शिफ्ट करेगा या लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा? वो कैसे पता करते हैं? शिफ्ट की साइन को देख करके। शिफ्ट की जो वैल्यू आ रही है उसका साइन कैसा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन आने का मतलब यह है शिफ्ट उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है। अच्छा, इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में है? इस ऑब्जेक्ट से देखिए, लेफ्ट से राइट जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां से आप कहोगे कि भाई आपका ऑब्जेक्ट क्या 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, और शिफ्ट होकर के कहीं यहां पे इमेज बनेगी, मान लेते हैं I1। क्या ये फाइनल इमेज है? नहीं बच्चों, ये इमेज है, I1 इज द इमेज ड्यू टू दिस स्लैब। क्लियर? अभी हमें प्लेन मिरर को भी देखना है। हाँ, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक बात नोट करिए बच्चों, ये जो I1 इमेज बनी है, अगर मैं पूछूं कि भाई ये बताओ ये I1 इमेज कहाँ पे है, इसका पोजीशन क्या है, कहाँ से? इस DC वाले सरफेस से जरा इसकी पोजीशन बताओ। तो कैसे बताओगे? देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस कितना था ऑब्जेक्ट का? 28 सेंटीमीटर। कहाँ से? AB वाले सरफेस से। अच्छा,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ए बी वाले सरफेस से ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर राइट साइड शिफ्ट हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये इमेज इस ए बी वाले सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे होगी, बताइए बच्चों। ये इमेज I1 ए बी वाले सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे बनी होगी, तो आप क्या कहोगे 28 ये था, 2 शिफ्ट कर गया है तो 28 में से 2 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये डिस्टेंस कितना होगा, स्लैब की थिकनेस के बराबर होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा, कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप कहोगे कि भाई ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो I1 इमेज है, बोलिए इस DC वाले सरफेस से कितना है, तो आप कहोगे 26 प्लस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप कह सकते हो ये जो I1 इमेज बनी है, बोलिए कितनी डिस्टेंस होगी, 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। कितना 34 सेंटीमीटर। कहाँ से, ये DC वाले सरफेस से या कह लो बैक वाले सरफेस से। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्या ये I1 इमेज फाइनल इमेज है, नहीं बच्चों। ये जो I1 इमेज बनी है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, किसके लिए, फॉर दिस प्लेन मिरर। जो ये DC सरफेस दिख रहा है प्लेन मिरर, देखिए ऐसा लगेगा जब आप इधर से देखोगे, मिरर ये रखा है DC सरफेस ऐसे ऐसे, और ऑब्जेक्ट I1, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, बिहेव कर रहा है, ये इमेज I1 बिहेव कर रही है ऑब्जेक्ट की तरह, किसके लिए, DC मिरर के लिए। ऐसे देखोगे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसका मतलब क्या है, इस मिरर के बैक साइड कहीं इमेज बनेगी। क्लियर, हाँ या ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या पहले नोट करके लिखिए, बोलिए I1 एक्ट एज अ इमेज फॉर मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर है, DC मिरर। ठीक है, मिरर कह लो, प्लेन मिरर कह लो, जो कहना कह लो। ठीक है। अच्छा, तो आपने पढ़ा था अगर मिरर है तो उस केस में आपने देखा था बच्चों, क्या क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू माइनस यू, यानी कि V क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज, U होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भाई आपने पढ़ा था कि भाई जो प्लेन मिरर होता है, अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बोलिए मान लीजिए आपका मिरर है, उसके सामने किसी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, और उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, जितनी डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी मिरर से अपोजिट साइड में। क्लियर, इसका मतलब यही तो है। क्लियर। देखिए बच्चों, ये आपका I1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, बिहेव कर रहा है I1 ऑब्जेक्ट की तरह। तो कितनी डिस्टेंस पे, इस मिरर से देखिए DC वाले 34 सेंटीमीटर से, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट 34 सेंटीमीटर पे रखा है इस DC वाले सरफेस से। इमेज कहाँ बनेगी, 34 सेंटीमीटर बनेगी, कहाँ पे, इस मिरर के बैक साइड बनेगी, या कह लो अपोजिट बनेगी। क्लियर। यहाँ से हम कह सकते हैं I1 ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे था 34, तो इमेज भी यहाँ कहीं इसके इस साइड बनेगी, मान लीजिए कहीं यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है I2। ठीक, कितनी डिस्टेंस पे 34 इस DC सरफेस से। क्लियर, पक्का समझ गया कि नहीं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो देखने में लग रहा है भाई डिस्टेंस इक्वल नहीं लग रहा होगा, ये 34 ये भी 34, जगह नहीं है, क्या फाड़ के रख दें क्या वाइट बोर्ड को उधर कहाँ कर दें, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इधर खींच दें उधर हो जाए समझ गए। अच्छा, अब क्या ये I2 इमेज फाइनल इमेज है, नहीं बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए। जब ये I2 इमेज इधर आ गई तो भाई ये I2 ऐसे है, इसके सामने एक स्लैब है, और स्लैब जैसे ही आएगा फिर से शिफ्टिंग हो जाएगी इमेज की, या कह लो ऑब्जेक्ट की। हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि जो I2 इमेज बनी है, ये इमेज किसके थ्रू बनी है, मिरर के थ्रू बनी है, राइट साइड बच्चों। ठीक है, समझ गए। ये I2 इमेज इस बार ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, किसके लिए, किसके लिए, इस बार स्लैब के लिए करेगी, और फिर से शिफ्टिंग होगी। हाँ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या, फाइनली बोलिए I2 क्या है, एक्ट एज, क्या, एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर स्लैब। ठीक है,
ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्लैब रखा था, इसके राइट साइड एक ऑब्जेक्ट रखा I2। हाँ, कितनी डिस्टेंस पे? बोलिए, स्लैब के वाले सरफेस से देखिए, डीसी वाले सरफेस से 34 सेंटीमीटर पे। क्लियर? बोलिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ से कहोगे कि भाई चलो ठीक है, समझ गए, ये स्लैब ये रखा है, इसके राइट साइड एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है इमेज I2। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी शिफ्टिंग होगी, क्योंकि भाई ये स्लैब शिफ्ट कराएगा कि नहीं कराएगा? कितना? 2 सेंटीमीटर। राइट साइड रखा था तब भी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ था, अब राइट साइड रखा है तो दोबारा तो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ना। शिफ्टिंग उतनी ही होगी भाई, शिफ्टिंग थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। स्लैब की थिकनेस वही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही है, वही है, थिकनेस थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। या समझ गया कि नहीं समझ गया? शिफ्टिंग चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि भाई शिफ्टिंग, ये ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट करेगा? इस साइड करेगा कि इस साइड करेगा? उसके लिए आपको इंसिडेंट रे बनानी पड़ेगी। अगर ये I2 ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसमें से इंसिडेंट रे हमने निकाल दी, ऐसे निकाल दी। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, तो भाई जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि एस की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो यहाँ से आप कहोगे इंसिडेंट रे राइट से लेफ्ट है तो ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग भी राइट से लेफ्ट करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। बोलिए, 2 सेंटीमीटर ये शिफ्ट हो जाएगा और कहीं यहाँ पे जाके इमेज बनेगी। क्लियर? समझ गए? अच्छा, मैं पूछूं, ये जो इमेज बन रही है IF बोल देते हैं इसको, फाइनल इमेज, और यही फाइनल इमेज है। इसकी पोजीशन क्या है? कहाँ से? DC वाले सरफेस से। देखिए भाई 34 सेंटीमीटर पे इमेज थी, उसकी शिफ्टिंग हो गई कितना? 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, तो 34 में से 2 माइनस कर लो, 32 आ जाएगा। कहाँ से? कहाँ से? इस DC वाले सरफेस से 32 सेंटीमीटर। कहाँ से? इस DC वाले सरफेस से राइट साइड 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर A। क्लियर? पक्का समझ गए? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से आप कह सकते हो क्या? बोलिए, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज IF कितना है? 32 सेंटीमीटर फ्रॉम कहां से बच्चों? CD सरफेस या कह लो DC सरफेस से 32 सेंटीमीटर पे। क्लियर? अच्छा, मान लो AB से पूछता आपसे, ये फाइनल इमेज IF जो बनी है AB से पूछता तो बता देते, ये भी बता सकते थे भाई 32 ये है और 6 ऐड कर देंगे थिकनेस उसकी, तो 6 + 32 कितना हो जाएगा? 38 हो जाता, अगर AB से बताते। क्लियर? पक्का समझ गए? तो ये था प्लेन मिरर। क्या पता कॉनकेव मिरर आ जाए, कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे। कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं पहले। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके JEE और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉनकेव मिरर। इस बार क्वेश्चन में हमको यहाँ पे एक ग्लास स्लैब भी गिवन है और साथ ही साथ कॉनकेव मिरर भी गिवन है। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट को मिला रहा है, एक तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और साथ ही साथ कॉनकेव मिरर। और क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि भाई आपका जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमको पहले से ही गिवन है, कितनी? 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास यहाँ पे जो ABCD नाम का रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू गिवन है 1.5। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि हमारा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इस कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड रखा है 32 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। हमें इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कैलकुलेट करनी है, कहां बनेगी, उसकी क्या पोजीशन है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब कई बच्चों के मन में डर आ गया होगा कि भाई यहाँ पे तो स्लैब था, फिर प्लेन मिरर आ गया और प्लेन मिरर के साथ साथ इस बार कॉनकेव मिरर भी आ गया है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, इसमें डरने की बात नहीं है। होगा क्या? सबसे पहले आप ये सोचिए भाई, इस ऑब्जेक्ट के सामने क्या रखा है? एक ग्लास स्लैब रखा है, जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट कुछ शिफ्ट कर जाएगा। या तो इस ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग आगे होगी या तो ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग पीछे होगी। वो कैसे पता करेंगे? शिफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करके, उसका साइन कैसा है। फिर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ड्यू टू दिस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब।
और वो जो इमेज बनेगी, मान लीजिए आगे बनती है या पीछे बनती है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आगे बनती है, वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। किसके लिए? इस कॉनकेव मिरर के लिए। ऐसे ही कहानी बनती रहेगी और आपको डर लगता रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करा करो, मिरर को भूल जाओ। तो इस केस में भी आप क्या करना, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए इस कॉनकेव मिरर को भूल जाओ। ऐसा सोचो कि कॉनकेव मिरर ससुरा है ही नहीं, खत्म बात। ये सोचो कि आपके पास सबसे पहले अभी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और उसके वजह से इमेज बताओ इस ऑब्जेक्ट की, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर शिफ्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इससे इंसिडेंट रे ऐसे निकल रही होगी, ये आपकी इंसिडेंट रे है बच्चों, ऐसे जा रही है। बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, तो कहां से कहां जा रही है, ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर में जा रही है, जिसकी वजह से बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल बना लेते हैं। अच्छा, ये रे ऐसे जाना चाहती थी मगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, जिसकी वजह से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। तो यहां पे आप कहोगे ये हो जाएगी हमारी रे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या हो गया, आपकी रे अब कहां पे है, ग्लास में है, ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। चलिए नॉर्मल रे बनाते हैं। मान लीजिए ये आपकी नॉर्मल हो गई। अच्छा, ये रे ऐसे जाना चाहती थी मगर अवे द नॉर्मल हो जाएगी, बेंड हो जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो आप थोड़ी सी बेंडिंग इस साइड कर दीजिए। बोलिए बच्चों, क्लियर हुई बात? पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी रे ऐसे गई, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे द नॉर्मल, ऐसे चली गई है। क्लियर? अच्छा, अभी रिफ्लेक्शन मत कराना, अभी तक हमने सिर्फ रिफ्रैक्शन कराया है। ग्लास स्लैब को देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर को भूल जाइए। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई इस स्लैब की वजह से ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी आगे शिफ्ट होगी या पीछे शिफ्ट होगी? उसके लिए हमें शिफ्ट कैलकुलेट करना है। शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, S इक्वल्स टू होता है T ब्रैकेट में 1 माइनस क्या होता है 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सराउंडिंग का। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को लगा के हम S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए। S इक्वल्स टू T क्या होती है, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। अच्छा, तो T की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ब्रैकेट में क्या है बच्चों, 1 माइनस 1 बाय म्यू स्लैब, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस स्लैब का गिवन है 1.5, रख देते हैं यहाँ पे 1.5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का। भाई ये हमारा स्लैब है, इसके आसपास सराउंडिंग में क्या होगा, एयर होगा। तो भाई एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, चाहे इधर कह लो चाहे इधर कह लो, कहीं पे भी कह लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है सराउंडिंग का, अगर कुछ नहीं गिवन है सराउंडिंग में तो एयर ही होगी, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए 1 होता है। यहाँ पे 1 रख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को जरा सॉल्व करिए। आप यहाँ से कहोगे, बोलिए 6 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1.5 अपॉन में 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से 1 माइनस कर लो तो ऊपर बचेगा 0.5 अपॉन 1.5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.5 हो जाएगा बच्चों। ये पॉइंट हट जाएगा डेसिमल, फिर आप कहोगे 5 1 जा और ये जाएगा 3 जा। ठीक है, फिर 3 1 जा और ये जाएगा 6 2 जा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव में 2 सेंटीमीटर आ रही है। क्लियर? पक्का समझ गए? इसका मतलब यह है ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड। ये कैसे पता करें भाई, साइन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यह है कि शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी तो ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है। तो भाई इंसिडेंट रे ये जा रही है तो इसकी शिफ्टिंग भी 2 सेंटीमीटर होगी।
किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा, तो ये शिफ्ट कर जाएगा तो इमेज जाके कहीं यहाँ पे बनेगी प्यारे बच्चों। ये आपकी मान लेते हैं I1 इमेज बनी है। ये I1 इमेज फाइनल इमेज नहीं है। I1 इज द इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD। क्लियर? अभी तो मिरर आया ही नहीं है। पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से देखो, ये जो I1 इमेज है और ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही है बच्चों। अगर आप इसको पीछे बैकवर्ड शिफ्ट करो तो इसी पे तो आएगी, I1 पे। चलिए शिफ्ट करते हैं। ठीक, क्लियर? पक्का समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। पक्का पक्का ऐसा लग रहा है ये I1 से ऐसे जा रही है टुर टुर करके हुए। क्लियर? पक्का? अच्छा, अब ये जो I1 इमेज बनी है ड्यू टू दिस स्लैब, I1 विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर के लिए ये I1 एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट की तरह I1 बिहेव करेगा तो इस कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज बनेगी, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एक लाइन लिखिए। क्या यहां पे आप बोल सकते हो क्या? इमेज I1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। कॉनकेव मिरर, छोटा सा लिख देते हैं, मिरर खत्म बात, कॉनकेव तो ही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये I1 ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो मैं आपसे पूछूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? U से डिनोट करते हैं। क्लियर? अच्छा, और इमेज की पोजीशन को हम लोग V से डिनोट करते हैं। I1 ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो मैं आपसे पूछूं, ये जो I1 ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसकी पोजीशन क्या है इस मिरर से? तो कैसे बताओगे? देखिए बच्चों, ये जो आपका मिरर है, इससे ये O ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे था? 2 सेंटीमीटर पे था। तो 2 सेंटीमीटर ये शिफ्ट कर गया है इस डायरेक्शन में। टोटल डिस्टेंस कितना है? 32 है। 32 से ये शिफ्ट कर गया राइट साइड, तो 32 से 2 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है ये I1 इमेज जो बनी थी कितनी थी? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो I1 इमेज है कितनी डिस्टेंस पे है? 30 सेंटीमीटर पे बना है। कहां से बच्चों? इस मिरर से। पक्का समझ गए? इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अच्छा, ये 30 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि देखिए 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लोगों की नेगेटिव? हाँ, साइन भी तो देखना है, उसके लिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देखना होगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपका क्या था? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करा I1। ऐसा नहीं लग रहा कि यहां से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है? देखो, ऐसा लग रहा है I1 से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के देखिए मिरर से अपोजिट रखा है, उसके इस साइड रखा है, तो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। U की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। क्यों? जरा ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इस साइड है, लेफ्ट साइड, उसके अपोजिट है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपोजिट है। इंसिडेंट रे ऐसे है, ऑब्जेक्ट मिरर से इस साइड है बच्चों, उसके अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं। क्लियर? U की वैल्यू। पक्का? अच्छा, V क्या होगा भाई? V तो हमें कैलकुलेट करना है, जो ये कॉनकेव मिरर इमेज बनाएगा उसकी पोजीशन है V, वो कैलकुलेट करना है। V कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वहां से देखा था क्या आपने? UF अपॉन U माइनस F होता है। यहां से V कैलकुलेट करो जरा आराम से। U कितना है बच्चों? U है आपका यहाँ पे -30 रख दिए, मल्टीप्लाइड बाय F। भाई F क्या है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। किसकी? कॉनकेव मिरर की। इसलिए हमको यहाँ पे फोकल लेंथ बच्चों क्या लेना पड़ेगा? -10 लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। पक्का? तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, अपॉन में U माइनस F है, U है -30 माइनस -10,
ठीक है, अब इसको जब आप प्यारे बच्चों सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं क्या? अच्छा देख लो भाई कितना आएगा। ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 300 अपॉन में, जरा ध्यान से देखिए बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप यहां से कहोगे -30 प्लस 10 कितना हो जाएगा -20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहां से कहोगे 1 जा ही जाएगा 15 जा, तो -15 आ जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि आपकी v की वैल्यू, यहां से क्या v की वैल्यू कितनी आ रही है? -15 सेंटीमीटर आ रही है। v क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? 15 सेंटीमीटर। कहां से बनेगी? इस मिरर से बनेगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा 15 सेंटीमीटर कहां पे होगा? जरा ध्यान से देखिए, हमको यहां पे थिकनेस गिवन है स्लैब की 6 सेंटीमीटर और स्लैब और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी गिवन था 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह है कि 6 + 5 बोलिए कितना हो जाएगा? 11। यानी कि यहां से लेकर के ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 11 होगा। ये डिस्टेंस मिरर से देखिए यहां तक 11 होगा कि नहीं होगा? होगा, हाँ होगा भाई। और आपकी इमेज कहां बन रही है? मिरर के थ्रू 15 सेंटीमीटर पे, तो 11 यहां तक है, 15 कहीं यहां पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो चलिए मान लेते हैं आपकी इमेज कहीं ये बनी थी, आपकी इमेज I2 मान लेते हैं यहां बनी है। क्लियर? कितनी डिस्टेंस पे बनी है ये I2 इमेज? 15 सेंटीमीटर नहीं, -15 सेंटीमीटर। बताते हैं, रुकते जाइए थोड़ा, जरा देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। कहां से? मिरर से। पक्का समझ गए? अच्छा माइनस क्या बता रहा है? माइनस यही तो बता रहा है कि भाई इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, इमेज जो बनेगी उसके अपोजिट बनेगी, क्योंकि माइनस साइन है, v की वैल्यू में माइनस साइन है। इंसिडेंट रे ऐसे और इमेज का डिस्टेंस उसके अपोजिट होगा, तो हमने मिरर से इस साइड लिया है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट। इंसिडेंट रे ऐसे और डिस्टेंस ऐसे, उल्टा साइड। क्लियर? -15 होगी I2 की पोजीशन। अच्छा I2 क्या है जरा नोट करिए प्यारे बच्चों, I2 क्या है? इमेज ड्यू टू द कॉनकेव मिरर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये फाइनल इमेज है और क्या 15 सेंटीमीटर आंसर होगा फ्रॉम द कॉनकेव मिरर? नहीं, अगर आपने ऑप्शन तो दिया नहीं है, अगर मान लीजिए ऑप्शन होता 15 सेंटीमीटर और आप गलत करके आ जाते, ये फाइनल इमेज नहीं है I2। इस बार I2 क्या बन रहा है? I2 फिर से ऑब्जेक्ट बन गया है, किसके लिए? इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए। ऐसा लग रहा है कि I2 एक ऑब्जेक्ट है, उसके सामने स्लैब रखा है। स्लैब को क्या पता कि इमेज है कि ऑब्जेक्ट है, उसको तो कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, इमेज वो ऑब्जेक्ट की तरह समझेगा I2 को। क्लियर? तो यहां से आप क्या कहोगे? बोलिए I2 क्या हो जाएगा? I2 इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर, किसके लिए? फॉर स्लैब। ठीक है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये I2 इमेज है। जरा थोड़ा सा रे डायग्राम को फोकस करते हैं। I2 ऑब्जेक्ट है किसके लिए? इस स्लैब के लिए। तो इस स्लैब पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होगा? इस I2 ऑब्जेक्ट के वजह से। कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे? ये इंसिडेंट रे ऐसे गई, सॉरी इस मिरर को देखिए, कॉनकेव मिरर को, उस पे इंसिडेंट रे ऐसे गई थी। ठीक है? क्लियर? आप क्या करो? नॉर्मल बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ? नॉर्मल बनाओ। थोड़ा टेढ़ा बन गया है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल हो गई। ठीक, नॉर्मल हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है क्या कि इंसिडेंट रे ऐसे गई थी, तो रिफ्लेक्ट होकर के इसमें से रे ऐसे आ रही होगी। बोलिए कुछ गड़बड़? हाँ गड़बड़ हो गई, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। देखिए देखिए फिर से बनाते हैं थोड़ा सा शानदार तरीके से। छी छी गंदा हो रहा है।
यही तो दिक्कत होती है वाइट बोर्ड में बच्चों। चलिए देखिए, हाँ देखिए देखिए, ये ऐसे गई और ये हमारी नॉर्मल रे थी, ठीक है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी ऐसे। समझ लो यार, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, क्या चलना, ठीक है। अब आप इसको जब ऐसे खींचोगे तो डॉटेड डॉटेड यहाँ तक, ठीक। अच्छा, ऑब्जेक्ट I2 यहाँ रखा है और इस लैब पे इस I2 ऑब्जेक्ट के वजह से इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में, देखिए जरा, ये जो रे है आपको दिख रही है थोड़ी तिरछी हो गई है, ये इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी, किसके लिए, इस स्लैब के लिए। स्लैब को ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो I2 है उसकी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, राइट से लेफ्ट है बच्चों, राइट से लेफ्ट है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। स्लैब क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग करा देता है, तो इस I2 ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग हो जाएगी किस तरफ, इस तरफ होगी या इस तरफ होगी। शिफ्टिंग कितनी होगी भाई, वो तो पता है 2 सेंटीमीटर, समझ गए। स्लैब की थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही है ना, चाहे ऑब्जेक्ट इधर हो चाहे उधर हो चाहे जहां रखा हो, शिफ्टिंग तो उतनी कराएगा 2 सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो भाई इस I2 ऑब्जेक्ट को जरा ध्यान से देखिए, इसकी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी तो उसी के डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाएगी, समझ गए। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी और शिफ्टिंग भी इस I2 ऑब्जेक्ट की इसी डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहां से आप बोलोगे ये आपका I2 जो ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल इमेज मान सकते हैं IF फाइनल इमेज बन गई है यहां पे, ठीक है। उसकी पोजीशन क्या होगी, कुछ नहीं करना। अरे देखिए, आपसे कोई पूछे क्या फाइनल इमेज, नहीं फाइनल इमेज नहीं, देखिए यहां पे लिखिए क्या, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज IF कितना होगा, जरा बताइए बच्चों, कैसे कैलकुलेट करोगे। I2 जो ऑब्जेक्ट था, I2 जो ऑब्जेक्ट था इस स्लैब के लिए, I2 जो ऑब्जेक्ट था स्लैब के लिए, वो कितनी डिस्टेंस पे था मिरर से, 15 सेंटीमीटर पे था, मगर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो 15 में 2 ऐड कर दो, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया इस साइड, तो 15 प्लस 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। तो यहां से आप कहोगे 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। कहां से, मिरर से, फ्रॉम मिरर। समझ गए, क्लियर। कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आइए बच्चों, चलिए अब पढ़ते हैं इस लेक्चर का एक नया कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स होंगे तो उसके वजह से उस ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इमेज कहाँ पे बनती है, ये सारी बातें करनी है इस लेक्चर में बच्चों। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि आप देख पा रहोगे हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मीडियम है, एक के ऊपर एक मीडियम रखा है। अब मीडियम कह लो या कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कह लो, वाटर कह लो, मट्टी का तेल ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो नीचे एक मीडियम रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और थिकनेस T1 है, और उसी मीडियम के अंदर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है या कह लो कॉइन है जिसको हम सबसे टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर। और आप देख रहे होगे कि इस मीडियम के ऊपर भी एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, थिकनेस T2 है, और उसके ऊपर भी एक कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है और उसकी थिकनेस T3 है, और उसके ऊपर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि बच्चों ये क्या है, सराउंडिंग है। क्या है ये, सराउंडिंग का मीडियम है, समझ गए। जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहां पे किससे डिनोट कर रहे हैं, μ4 से नहीं डिनोट कर रहे हैं। जैसे यहां पे सोच रहे हो μ3 था, हम यहां पे μ4 भी लिख सकते हो, मगर हमने μn लिख दिया है। फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट को, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। यानी कि μn क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस सराउंडिंग का, उस मीडियम का जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। और जनरली आप ऑब्जर्व कहां से करोगे,
ऐसे देखोगे तो आसपास जनरली अगर कोई भी मीडियम नहीं स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में तो समझ लेना म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, क्योंकि बाहर एयर ही तो प्रेजेंट होगी। क्लियर? ठीक है जी, हमेशा मत ले लेना एयर, क्या पता वाटर से देख रहा हो तो भैया म्यू1 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। बस इतना समझो, फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए, यहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया? म्यू1, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, फिर मैंने आपको याद करिए प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, ये टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम वाला। शिफ्ट कैसे होगा उसके लिए थोड़ा एक लेंदी मेथड था, याद है कि नहीं याद है? रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ वो होती थी जहां पे आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअली रियलिटी में प्रेजेंट होता था। तो भाई बॉटम पे प्रेजेंट है तो मान लेते हैं ये जो डेप्थ है या कह लो डिस्टेंस है, इसको बोलते थे हम y से रिप्रेजेंट करते थे, जिसको हम बोलते थे रियल डेप्थ। y क्या होता था? रियल डेप्थ। अच्छा, और यहाँ पे आप एक x का फॉर्मूला देख रहे हो, ये x का फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसको हम बोलते थे अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ वो डेप्थ होती थी उस सरफेस से जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां तक का, जहां पे वो आपका ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है। भाई आप ऊपर से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे थोड़ी ना अपीयर होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट या तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ के दिखेगा, या क्या पता नीचे भी दिख सकता है, शिफ्टिंग नीचे भी हो सकती है, डाउनवर्ड। क्लियर हो रही बातें कि नहीं? तो चलिए मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ऊपर अपीयर हो रहा है, क्योंकि मान लेते हैं शिफ्टिंग ऊपर हो रही है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट थोड़ा कहीं यहां पे अपीयर हो रहा होगा, इसकी इमेज कहीं यहां बन रही होगी, क्योंकि आप देख सकते हो ये कुछ मान लीजिए शिफ्ट हो गया है S। क्लियर? अच्छा, और सरफेस से, कौन सा सरफेस? जहां से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते थे, ये सरफेस है बच्चों, वहां से लेकर के जहां पे इमेज बन रही है या ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है, ये कॉइन अपीयर यहां पे हो रहा होगा, उठा हुआ लग रहा होगा आपको, ऐसे लग रहा होगा कि उठ गया है थोड़ा। हाँ, तो इस डिस्टेंस को बोलते थे x, जिसको हम बोलते थे अपेरेंट डेप्थ। और अपेरेंट डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम उसके लिए फॉर्मूला लिखा है, प्रीवियस लेक्चर में भी बताए थे। क्या होता है बोलिए? सबसे पहले आप एक सबसे पहला मीडियम पकड़ो, उसका थिकनेस T1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, तो आप यहां से कहोगे, बोलिए x इक्वल्स टू T1 अपॉन म्यू1, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम की आप बात कर रहे हो। सबसे पहले मीडियम पकड़ लिए, मीडियम 1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, तो समझ गए, उसकी थिकनेस T1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 अपॉन म्यू n। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो फाइनली। क्लियर? तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे म्यू n ही रहेगा, देख लीजिए पूरे फॉर्मूले में। क्लियर? अच्छा, अब आप इस मीडियम को कवर कर चुके हो, उसके ऊपर भी एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 और थिकनेस T2, तो प्लस T2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, किसका? सेकंड वाले मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, अपॉन म्यू n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो फाइनली। क्लियर? अच्छा, फिर आप इस मीडियम पे पहुंच गए हो, थर्ड मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू3 है बच्चों। क्या है? म्यू3 है। ठीक है, तो आप कहोगे T3 उसका थिकनेस था, म्यू3 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था थर्ड वाले मीडियम का, अपॉन म्यू1 फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर? फिर प्लस ऐसे लिखा है कि भाई इसके ऊपर भी एक मीडियम होता तो करते चले जाते। ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर? अच्छा, तो यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। भाई रियल डेप्थ तो आपको पता ही होगी। बोलिए, अगर आपसे कोई पूछे रियल डेप्थ y कैसे कैलकुलेट करोगे? भाई y तो कैलकुलेट कर ही सकते हो ना, कैसे करोगे जल्दी बताओ। सारे मीडियम के थिकनेस को ऐड कर दो, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये y के बराबर हो जाएगा। तो भाई यहां से आप कहोगे y क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, y कैलकुलेट कर लिए। शिफ्ट निकालना सिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में, क्या होता था भाई खुद सोचो। ये s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? ये y टोटल है डिस्टेंस, x इतना है, तो y माइनस x क्या हो जाएगा? शिफ्ट निकल आएगा। तो यहां से आप s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? y माइनस x
वाई माइनस एक्स, वाई यानी कि रियल डेप्थ माइनस एक्स यानी कि अपेरेंट डेप्थ। यही तो बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो क्या आप शिफ्ट इस तरीके से निकालोगे कि भाई सबसे पहले आप x निकालो इस फॉर्मूले को लगा करके, फिर y से माइनस करो? नहीं, ये तरीका मत लगाओ, अब ये डायरेक्ट लगाओ इस लेक्चर में। क्लियर? तो ये शिफ्ट का एक डायरेक्ट तरीका है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी डेरिवेशन क्या है, कोई ज़रूरत की बात नहीं है। पहली बात तो आप नीट वाले बच्चे हो या जेई वाले बच्चे हो तो भाई डेरिवेशन में कोई मतलब नहीं है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन डेरिवेशन है। क्या करना डेरिवेशन वहाँ पे लगानी है जहाँ पे डेरिवेशन से क्वेश्चन बनते हों। यहाँ पे टू द फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की। हाँ, क्लास 12th में हो, कहोगे भाई ये क्या डेरिवेशन आ सकती है? अरे नहीं आएगी बोर्ड में, गारंटी। चलो पक्का समझ गए? अच्छा, अब ये शिफ्ट का फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिए। फिर वही तरीका करना है। सबसे पहले मीडियम को पकड़े जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, उसकी थिकनेस T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो यहाँ पे आप कहोगे T1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय μ1 अपॉन μn। μn वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? इसी तरह सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पकड़े, उसको भी ऐड कर देंगे प्लस T2, फिर उसी तरह ब्रैकेट में 1 माइनस μ2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम की बात कर रहे हो, सेकेंड मीडियम की, उसका, उसके बाद अपॉन μn यानी कि उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। इसी तरह थर्ड मीडियम जो आपका है उसका थिकनेस T3 है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो ऊपर से, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μn बोला है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आप शिफ्ट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? पक्का समझ गए? अच्छा, साइड हो रहे हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। एक लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या निकालने को कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए बी एज शोन। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स गिवन है, उसके रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, थिकनेस गिवन है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई बॉटम में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी फाइनल इमेज की डिस्टेंस बतानी है इस ए बी वाली लाइन से। क्लियर? अच्छा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट ऊपर अपीयर होगा, शिफ्टिंग ऊपर होगी कि शिफ्टिंग नीचे होगी, कितनी शिफ्टिंग होगी। उसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले से ही लिख दिया, जस्ट अप्लाई कर दो। चलिए बच्चों, चलिए शिफ्ट निकालते हैं। सबसे पहले शिफ्ट इक्वल्स टू क्या होता है, T1। देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको किसके लिए है, फर्स्ट मीडियम के लिए। ये जो पोर्शन दिख रहा है फॉर्मूले में वो सेकंड मीडियम के लिए, ये थर्ड मीडियम के लिए। क्या पता थर्ड से ज़्यादा होते तो इसी तरह ऐड करते चलते, T4 कर देते और वहाँ पे μ3 की जगह μ4 हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, ऐसे ऐड ऑन करते चले चलना, मगर यहाँ तो 3 ही है। चलिए देखते हैं सबसे पहले, सबसे पहला मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 पता है, 4/3 है, थिकनेस T1 की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो यहाँ से आप कहोगे T1 है हमारा 8, रख दिए। ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस, बोलिए बच्चों 1 माइनस कितना है, μ1। तो यहाँ से बोलोगे 1/μ1, μ1 कितना है, 4/3 है, ठीक, अपॉन μn। भाई μn वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एयर है। तो भाई एयर का मतलब क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है और यही आपका क्या है बच्चों, μn की वैल्यू है, खत्म बात। तो यहाँ पे μn का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 रख देना सब में, तो 1 हो जाएगा, रख दिए, ठीक है। फिर प्लस T2, भाई T2 सेकेंड मीडियम में आ गया। T2 यानी कि उसकी थिकनेस गिवन है 9 सेंटीमीटर और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2। μ2 और T2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। T2 है हमारा कितना बच्चों, 9, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/μ2। μ2 क्या है, ये 3/2, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 3/2 हो गई, अपॉन μn। μn मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं एयर का 1, प्लस कितना हो जाएगा, म्यू, बोलिए यहाँ पे T3 मतलब भैया यहाँ पे समझ गए कि थर्ड मीडियम में आ गए हैं। T3 थिकनेस पता है 4 सेंटीमीटर है और थर्ड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 गिवन है 2, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। T3 ये बताइए बच्चों 4 और ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस 1/,
μ3 कितना है 2 अपॉन में है 1। ठीक बच्चों, क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ से सॉल्व करोगे तो भाई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 1 माइनस, ध्यान से देखिए भाई नीचे लिखा है 1 का कोई मतलब नहीं है जो नीचे लिखा है, ठीक है 1/4/3 है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। फिर प्लस इसी तरह आप करोगे 9 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, बोलिए 1 माइनस कितना है 1/3/2 है, 3/2 को पलट दोगे रेसिप्रोकल करके कितना जाएगा 2/3 आ जाएगा, समझ गए। फिर प्लस 4 है और ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस हाफ ही रहेगा भाई, नीचे 1 है तो सॉल्व कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आप कहोगे कितना हो जाएगा 8 इंटू, जरा ध्यान से देखिए 4 है 1 से मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस कर लेंगे 1 आएगा तो 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 है, ठीक 1 माइनस 3/2 लिखा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया और नीचे 3 तो है ही तो 1/3 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे लिखा है 4 और क्या लिखा है ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 यानी कि 1 में से हाफ हटा लोगे, हाफ बचेगा बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करो जाए, देखिए 1 जा ये जाएगा 2 जा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा। फिर यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई आपकी शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलिए 2 + 2 प्लस सॉरी यहाँ पे देखिए ऊपर कितना था 3 से ले जाओगे ना तो 3 टाइम्स में जाएगा तो 2 + 3 बोलिए 2 नहीं होगा 3 होगा प्लस 2 बच्चों। ठीक, तो यहाँ से आप शिफ्ट देख सकते हो शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताइए शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ रही है 2 + 3 5 हो गया प्लस 2 7 हो गया तो शिफ्ट कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और शिफ्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, कैसा आ रहा है पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी। ऑब्जेक्ट ये है, इसकी सोर्स ऑफ बोलिए सोर्स ऑफ लाइट होता है ऑब्जेक्ट, इसमें से इंसिडेंट रे ऐसे निकल रही होंगी, समझ गए। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होगा, इसका मतलब ये है कि जो शिफ्टिंग है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा नीचे की तरफ नहीं होगा। अच्छा, शिफ्ट कितना होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका मतलब ये है शिफ्टिंग कहीं यहाँ पे हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा, इसकी इमेज यहाँ बनी होगी क्योंकि 7 सेंटीमीटर ये ऊपर नजर आ रहा होगा, समझ गए। ऊपर से देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर लिफ्ट हो गया है। अच्छा, मगर हमें शिफ्ट नहीं निकालना है, बोलिए बच्चों बोलिए ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है, हमें डिस्टेंस बताना है फाइनल इमेज का। भाई फाइनल इमेज आई बन गई है ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ए बी, इस ए बी वाले सरफेस से जहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो वहां से बता दोगे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताइए, कैसे कैलकुलेट करोगे जल्दी बताओ बच्चों, ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस कितना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, T1 + T2 + T3 सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बोलिए 8 + 9 बोलो क्या 8 + 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में तुम 4 जोड़ दो 21 हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 21 सेंटीमीटर, कितना ऊपर शिफ्ट हो गया है 7, तो 21 में से 7 निकाल देंगे, 21 में से 7 माइनस कर लेंगे तो बच्चों क्या बचेगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ से 27 में से आप 7 हटा लो, कितना हो जाएगा 14, हाँ 14 हो जाएगा। जहाँ तक 14 ही होगा ना 21 - 7 14 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलिए कितना है 14 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी। ठीक है, समझ गए। तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, जितने क्वेश्चन बन सकते थे बनाने की कोशिश की है। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, याद रखिएगा कभी ज़िंदगी में हार ना मानिएगा
और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। पढ़ाई तो अपनी जगह है, जब आप एक अच्छा इंसान बनेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, तो आपको भी उसका फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और वो आपको कहीं लिखा हुआ नहीं, मतलब दिखेगा नहीं, वो आपको रियल लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस तब पता चलेगी जब आप किसी चीज़ में सेलेक्ट होंगे और किसी चीज़ में आप अच्छा काम करेंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय, सी यू।